नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। जरा सोचिए, इतिहास का एक ऐसा असाधारण मोड़ जहां एक रोजमर्रा की मामूली सी चीज ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। इस ऐतिहासिक पल के विशाल पैमाने और इसके ड्रामे को समझने के लिए सुभाष चंद्र बोस के इस मशहूर कोट को ही ले लीजिए। उन्होंने दांडी मार्च की तुलना सीधे नेपोलियन के पेरिस मार्च से कर दी थी। ये तुलना अपने आप में बताती है कि उस वक्त दांव पर क्या लगा था और इस सफर का महत्व कितना बड़ा था। तो चलिए सबसे पहले इस जन आंदोलन की जड़ों को खंगालते हैं। उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव बस बढ़ता ही जा रहा था। इस टाइमलाइन को देखिए। 1927 के साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल न करने का अपमान, फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक मांग, और फिर 1929-30 की ग्रेट डिप्रेशन यानी भयानक वैश्विक आर्थिक मंदी ने तो हालात बद से बदतर कर दिए थे। इसी सुलगते हुए गुस्से और असंतोष के बीच महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के सामने एक अल्टीमेटम रखा। देशव्यापी विरोध शुरू करने से ठीक पहले उन्होंने ठीक 11, जी हाँ 11 बहुत ही विशिष्ट मांगें सामने रखी। अब इन मांगों में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनकी बनावट। इन्हें इस तरह से तैयार किया गया था कि समाज का हर वर्ग इससे जुड़ सके। सैन्य खर्च में 50% कटौती जैसी सामान्य मांगें तो थीं ही, साथ ही किसानों के लिए नमक टैक्स खत्म करने और अमीर उद्योगपतियों के लिए विदेशी कपड़ों पर शुल्क लगाने जैसी मांगें भी शामिल थीं। मकसद बिल्कुल साफ था, किसानों, मध्यम वर्ग और धनी व्यापारियों को एक ही झंडे के नीचे लाना। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उन्होंने इन मांगों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया। तब गांधी जी ने वो बेहद शक्तिशाली बात कही, मैंने मांगी थी रोटी और मिले पत्थर। ये एक साफ संकेत था कि अब शांतिपूर्ण तरीके काम नहीं आने वाले और सीधी कार्रवाई बिल्कुल तय है। और यहीं से शुरुआत होती है नमक की उस बेजोड़ रणनीति की। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, इतने सारे बड़े मुद्दों को छोड़कर एक पूरे आंदोलन की नींव सिर्फ नमक पर ही क्यों रखी गई? दरअसल इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही शानदार था। नमक एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को रोज पड़ती है, चाहे वो राजा हो या रंग। अंग्रेजों का इस पर भारी टैक्स और एकाधिकार अन्याय का एक ऐसा प्रतीक बन गया जो सबको चुभता था। और सबसे बड़ी बात, नमक बनाने का अधिकार आम जनता को कमाई का एक नया जरिया भी दे सकता था। तो रणनीति तय हो चुकी थी। अब बारी थी उस चिंगारी की जिसे हम ऐतिहासिक दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। इस सफर के लिए अपार शारीरिक सहन शक्ति चाहिए थी। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से 78 समर्पित लोगों के साथ शुरू हुई ये पदयात्रा कोई छोटी बात नहीं थी। जरा सोचिए, 385 किलोमीटर और 24 दिनों का लंबा सफर, और आखिरकार 6 अप्रैल को अरब सागर के तट पर दांडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबालकर उस काले कानून को तोड़ दिया गया। कानून तो टूट गया था, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी पूरे देश के प्रतिरोध की। देखते ही देखते ये आंदोलन नमक के मुद्दे से कहीं आगे निकल गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने खुद से नमक बनाना शुरू कर दिया। महिलाओं ने शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए, और तो और किसानों ने टैक्स देने से साफ मना कर दिया। सरकारी कर्मचारियों के इस्तीफे और छात्रों के बायकॉट ने अंग्रेजी प्रशासन को एकदम पंगु बनाकर रख दिया। ये प्रतिरोध देश के कोने कोने में कैसे फैला, जरा इस पर नजर डालिए। उत्तर पश्चिम में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान से लेकर दक्षिण में सी राजगोपालाचारी तक, और उत्तर पूर्व में युवा नेता रानी गाइदिन्ल्यू तक। मतलब शायद ही देश का कोई कोना बचा था जो इस क्रांति का हिस्सा ना बना हो। अगर हम इसकी तुलना 1921 के असहयोग आंदोलन से करें तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। 1930 के इस आंदोलन में महिलाओं और व्यापारियों ने जिस स्तर पर हिस्सा लिया वो अभूतपूर्व था। हालांकि उस समय की बदलती राजनीति की वजह से कुछ समुदायों की भागीदारी पिछली बार के मुकाबले थोड़ी सीमित जरूर रही। अब बात करते हैं इसके वैश्विक प्रभाव और उसके बाद हुए समझौतों की। इतने बड़े पैमाने पर हो रहे इस अनुशासित और अहिंसक प्रतिरोध ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। खास तौर पर मई 1930 में धरसाना नमक कारखाने की वो घटना, जब 2000 शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने क्रूर लाठीचार्ज किया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर जैसे लोगों ने इस अमानवीय हिंसा की रिपोर्टिंग पूरी दुनिया में की, जिससे ब्रिटेन की काफ़ी फजीहत हुई और उन पर भारी कूटनीतिक दबाव पड़ा।
लेकिन कमाल की बात देखिए, इतने वैश्विक आक्रोश के बावजूद कई अंग्रेज अधिकारी शुरू में इस आंदोलन की ताकत को समझ ही नहीं पाए। उस वक्त की एक अंग्रेजी मानसिकता को इस व्यंग्यात्मक कोट से समझिए। क्या एक साम्राज्य को केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? पर असल में ये केतली का उबला पानी उनके लिए बहुत भारी पड़ा। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की वजह से ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों के आयात में सीधे 50% की भारी गिरावट आई। बिल्कुल 50%। जाहिर है इससे औपनिवेशिक सरकार के खजाने को एक बहुत जोरदार झटका लगा। तो आखिरकार इस महान आंदोलन की विरासत क्या रही? देखिए, इतिहास को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए इसकी कमियों को देखना भी जरूरी है। 1934 में इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ये सच है कि इतने विशाल पैमाने के बावजूद ये तत्काल पूर्ण स्वराज हासिल नहीं कर पाया। समाज के कुछ वर्गों की भागीदारी कम रही और लंबे समय तक चलने वाली वैश्विक मंदी की वजह से धीरे धीरे आम जनता और व्यापारियों का उत्साह भी कुछ ठंडा पड़ने लगा था। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस आंदोलन ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की। 1931 के गांधी-इरविन समझौते ने अंग्रेजों के कभी ना हारने वाले घमंड को चूर-चूर कर दिया। इतिहास में पहली बार औपनिवेशिक शासक मजबूर हुए कि वो भारतीय नेताओं के साथ बिल्कुल बराबरी के स्तर पर एक ही मेज पर बैठकर बातचीत करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए कैसे एक रोजमर्रा की साधारण सी चीज, बस एक चुटकी नमक ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव में गहरी दरार डाल दी। एक ऐसा कदम जिसने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया।